तो जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अपने फंडामेंटल राइट्स कंटिन्यू करने वाले हैं एंड आर्टिकल 23 से हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे। अगर तुम लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, उनको प्लीज़ देख लेना। इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट एंड वी विल स्टार्ट विद आर्टिकल 23 विच इज़ प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। मतलब ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर पूरी तरीके से प्रतिबंधित है इंडिया में। ठीक है, अब ये ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर होता है क्या है बेसिकली? ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स बेसिकली जो लोगों की खरीद फरोख्त होती है। ठीक है, तो लोगों को खरीदना, लोगों को बेचना, गर्ल्स को खरीदना, गर्ल्स को बेचना, बच्चों को, तो ये जो बच्चों को या बड़ों को भी, किसी को भी खरीदना या बेचना, ये पूरी तरीके से प्रतिबंधित है इंडिया में एंड इसका राइट हमें देता है आर्टिकल 23। तो आर्टिकल 23 और फोर्स्ड लेबर्स की का भी इसमें पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। तो फोर्स्ड लेबर क्या होती है? फोर्स्ड लेबर बेसिकली वही होती थी जो बेगार वगैरह होती थी। ठीक है, तुम लोगों ने बेगार शब्द सुना होगा। बेगार में क्या होता था? बेगार में बेसिकली कुछ जो लैंड ओनर्स थे, बड़े बड़े लैंड ओनर्स, वो क्या करते थे, गांव के जो कुछ गरीब लोग हुआ करते थे उनको अपनी लैंड पे एज अ मजदूर रखते थे एंड उनको कोई पेमेंट वगैरह नहीं देते थे वो लोग। तो उसको वो क्या, कौन सा सिस्टम था? वो बेगार वाला सिस्टम था। तो बेगार में इनको कोई मतलब पेमेंट नहीं मिलता था, कोई वेजेस नहीं मिलती थी, और ये मतलब बॉन्डेज लेबर की तरह ऐसा बॉन्डेज लेबर एक्ट करते थे। तो ये बेगार वगैरह जितनी भी सारी चीजें हैं, ये पूरी तरीके से टोटली खत्म कर दी आर्टिकल 23 के जरिए। ठीक है, तो अब इसमें, अब इस आर्टिकल में इसको सब क्लॉज 1 को एक बार पढ़ लेते हैं हम। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगार एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर। ठीक है, तो बेगार जो था वो क्या था? वो एक फोर्स लेबर का टाइप था। ठीक है, तो बेगार में पैसा वैसा देना नहीं होता था इन लोगों को, और ये जो है वो अंधाधुंध काम करवाते थे एंड ये सारी चीजें थी। तो फोर्स लेबर मतलब ये किसका एग्जांपल था? बेगार जो है वो फोर्स लेबर का एग्जांपल था। और तो ये भी पूरी तरीके से बैन है, और इसके अदर सिमिलर फॉर्म्स भी पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड हैं। ठीक है, एंड एनी कंट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो आर्टिकल 23 जो है वो दोनों पे लागू होता है, स्टेट पे भी एंड इंडिविजुअल पे भी। ठीक है, तो ये ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर कोई भी नहीं करवा सकता हमसे, ना तो स्टेट करवा सकती है, ना कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी करवा सकता है। ठीक है, तो प्राइवेट इंडिविजुअल भी के लिए भी अलाउड नहीं है ये, और स्टेट के लिए भी अलाउड नहीं है, तो दोनों पे ही एप्लीकेबल है। ठीक है, तो अगर स्टेट अगर हमसे फोर्स लेबर करवाती है या फिर बेकार करवाती है, तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट वगैरह में। ठीक है, तो वहां हम लोग उनको बोलेंगे कि दैट दे आर मेकिंग अस फोर्स लेबर एंड, तो ये सारी चीजें, और फिर जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो है वो एक्शन लेगा और हमारे राइट्स जो है वो बचाएगा। लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल अगर ये काम करता है, तुमसे फोर्स लेबर करवाता है या फिर तुम्हें ट्रैफिकिंग करता है, तो उसके लिए तुम लोग कहाँ पे जाओगे? उसके लिए तुम लोग जाओगे पुलिस स्टेशन, और फिर पुलिस जो है वो लॉ के अकॉर्डिंगली तुम्हें फिर तुम्हारा क्या होगा वो डिसाइड करेगी। तो उसके लिए लॉ कौन सा बनाया हुआ है? तो उसके लिए लॉ है इन सारी चीजों के लिए, मतलब जो प्राइवेट इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल होंगे, दैट आर द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। तो इसको मैं लिख देता हूँ, द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, तो द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 में आया था। तो इसके थ्रू प्राइवेट इंडिविजुअल को सजा मिल जाएगी अगर वो कोई तुम्हारे साथ कोई ऐसा मतलब तुम्हें खरीद देता है या फिर बेच देता है, तो इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के थ्रू उसको सजा मिलेगी। एंड द मिनिमम वेजेस एक्ट भी था एक, उसको भी याद रखना, द मिनिमम वेजेस एक्ट। इस एक्ट के थ्रू मतलब वही बेकारी सिस्टम का उसको खत्म करने के लिए द मिनिमम वेजेस एक्ट लाया गया, ताकि जो मजदूर वगैरह हैं उनको कुछ मिनिमम वेजेस दी जा सके। तो ये इन सारे एक्ट्स के थ्रू किस पे लगाम लगाई जाएगी? प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे लगाम लगाई जाएगी। ठीक है, तो स्टेट के लिए तो हम लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जाएंगे, एंड अगर इस राइट का वायलेशन अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल करता है, तो हम लोग पुलिस स्टेशन जाएंगे एंड उसके लिए ये दो लॉज जो हैं वो बने हुए हैं, और इनके अकॉर्डिंगली फिर उनको सजा मिलेगी। अब इसमें हम लोग बेगार एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर पढ़ रहे थे, तो अदर सिमिलर फॉर्म्स इसके क्या क्या हो सकते हैं वो भी लिख लेते हैं। एक तो बॉन्डेड लेबर हो गया। ठीक है, तो बॉन्डेड लेबर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो हो ही गया, वो तो हम लोगों ने देख ही लिया था। बेगार प्रतिबंधित है, फोर्स लेबर प्रतिबंधित है। देवदासी सिस्टम, ठीक है, एक देवदासी सिस्टम हुआ करता था पहले। देवदासी सिस्टम जिसमें मतलब इमोरल तरीके से लड़कियों वगैरह वगैरह का मतलब कुछ सिस्टम होता था, एंड प्रोस्टिट्यूशन वगैरह तुम लोग कह सकते हो, तो वो देवदासी सिस्टम हुआ करता था एंड इट वाज नॉट मेरे मॉरली जो है वो बहुत बुरी चीज थी देवदासी सिस्टम। तो
और इस पे मतलब एक शायद पिक्चर भी थी इससे रिलेटेड, महाराज करके कोई थी आई थिंक, शायद, तो वो तुम लोग चाहो तो देख लेना। एंड फोर्स प्रोस्टिट्यूशन, तो फोर्स प्रोस्टिट्यूशन एंड देवदासी सिस्टम, बॉन्डेड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार, फोर्स लेबर, तो ये सारी चीज, जितनी भी चीज हैं वो सब जो है वो प्रोहिबिटेड है अंडर दिस आर्टिकल। तो ये जो आर्टिकल है वो हमें इन सारी चीजों से सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है। और वहीं सब क्लॉज टू जो है वो हम लोग इसका पढ़ेंगे, तो वो है कि इसकी जो है कुछ कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है। तो नथिंग इन दिस आर्टिकल शुड प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस, ठीक है। तो स्टेट को कोई ऐसी शक्ति नहीं रोक सकती, अगर वो चाहे तो कोई कंपलसरी सर्विस जो है वो सबको करने के लिए कह सकती है, ठीक है। तो अब इसी को बोलते हैं, एंड इन इम्पोजिंग सच सर्विस द स्टेट शैल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट और क्लास और एनी ऑफ देम। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि स्टेट जो है वो कंपलसरी सर्विस लागू कर सकती है। मतलब अगर स्टेट चाहे तो कुछ सर्विसेज वो ऐसी डिसाइड कर देगी कि वो पर्टिकुलरली कुछ टाइम के लिए कुछ बंदों को करनी ही करनी है। एंड उसको बोलते हैं कंस्क्रिप्शन सिस्टम। तो ये तुम लोगों ने मिलिट्री वगैरह में देखा होगा कि कुछ इसराइल वगैरह जो ऐसी कंट्री हैं, तो उनमें मिलिट्री जो है, मिलिट्री में रहना, आर्म फोर्सेस में रहना कुछ टाइम के लिए कंपलसरी है। तो जितने भी यूथ हैं उनको कुछ टाइम के लिए उसमें सर्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हालांकि अपनी इंडिया में नहीं है, अपनी इंडिया की जो फोर्सेस है, इंडियन आर्मी जो है, वो हालांकि वॉलेंट्री आर्मी है, ठीक है। तो इंडियन आर्मी जो है वो वॉलेंट्री आर्मी है, हम लोग खुद से वहां पे गए हैं, ठीक है। तो कॉन्स्क्रिप्शन सिस्टम के थ्रू नहीं गए हम लोग। तो इंडिया की जो आर्मी है वो लार्जेस्ट इंडियन, मतलब लार्जेस्ट वॉलेंट्री आर्मी है, ठीक है। तो दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी आर्मी जो कि पूरी तरीके से वॉलेंट्री है, हम लोग खुद से गए हैं अपने देश की सेवा करने के लिए, ठीक है। तो हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, हम अपनी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन के वहां पे गए हैं, ठीक है। तो दिस इज कंस्क्रिप्शन सिस्टम। कंस्क्रिप्शन सिस्टम में क्या होता है कि कंपलसरी सर्विसेज जो है वो स्टेट चाहे तो कर सकती है। जैसे कि अगर उसने कोई लॉ बना दिया है कि हर एक व्यक्ति को कुछ मान लीजिए 4 साल जो है वो फोर्सेज में बितानी पड़ेंगी शुरुआत के, जैसे कि तुम लोग 12th करते हो या ग्रेजुएशन करते हो, तो ये सारी जो सिस्टम है वो अलाउड है, ठीक है। वो फोर्स लेबर में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये फोर्स लेबर, बॉन्डेड लेबर और इस आर्टिकल के अंदर वो नहीं आएगा। सो दैट इज टोटली अलाउड। तो ये जो सारी चीजें थी वो थी आर्टिकल 23 में। तो आर्टिकल 23 में हम लोगों ने देखा ये जो जितनी भी सारी बुराइयां थी, बेगार वगैरह, ये सारी जो चीजें हैं वो बैन है, एंड कंस्क्रिप्शन सिस्टम जो है वो अलाउड है। तो अब आर्टिकल 24 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आर्टिकल 24 जो है वो क्या है, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो अपने ये बच्चों के लिए ये आर्टिकल बनाया हुआ है, क्योंकि ये जो बच्चे जो होते हैं वो काफी ऐसी, मतलब ऐसा सेक्ट ऑफ पॉपुलेशन है जो कि बहुत ही वल्नरेबल होता है, एंड उनको कुछ पता नहीं है, एंड हम फिर उनसे कुछ ऐसे काम करवा सकते हैं जो कि मतलब अपने फायदे फायदे के लिए हम लोग उनका यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा होता था उस टाइम पे, कॉलोनियल टाइम पे, बहुत ज्यादा, मतलब फैक्ट्रीज में एक तरीके से चीप लेबर की तरह इनको यूज किया जाता था। और आज भी होता है कई कई जगह, लेकिन तो इस सब चीजों को रोकने के लिए आर्टिकल 24 जो है वो है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या जो है प्रावधान जो है वो क्या है, नो चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment, ठीक है। तो 14 साल से, अब यहाँ पे चिल्ड्रन जो है, चिल्ड्रन को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चिल्ड्रन को किसको चिल्ड्रन माना जाएगा, 14 साल से नीचे वालों को, ठीक है। तो 14 साल से जितने भी कम के व्यक्ति, मतलब बच्चे हैं, उनको वो बच्चों की कैटेगरी में आएंगे, और उनको जो है किसी भी ऐसी फैक्ट्री में, ठीक है, किसी भी ऐसी फैक्ट्री में जो कि हजार्डस है या फिर माइन है, तो ऐसा कोई मतलब फैक्ट्री और हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में उनको हम लोग नहीं करवा सकते उनसे काम, ठीक है। तो ये टोटली जो है वो इलीगल है, और तुम्हारे ऊपर जो है वो स्टेट जो है फिर एक्शन, मतलब फिर तुम्हारे ऊपर जो है वो एक्शन होगा। ये आर्टिकल भी जो है वो स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों पे ही एप्लीकेबल है, जैसे कि पिछले आर्टिकल भी जो था। तो स्टेट अगर वायलेट करे ये फंडामेंटल राइट हमारा, मतलब बच्चों का, देन हम लोग कहाँ पे जाएंगे, हम लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जाएंगे। अगर जो है प्राइवेट इंडिविजुअल इस राइट को वायलेट करे, देन हम लोग कहाँ पे जाएंगे, तो उसके लिए एक लॉ बनाया हुआ है सरकार ने, दैट इज चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। तो इसको चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसका नाम चेंज कर दिया गया था 2016 में। तो ये जो है वो लॉ बनाया हुआ है, अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल इस राइट को वायलेट करता है, किसी बच्चे से काम करवाता है, देन उसको जो है उस लॉ के थ्रू पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। तो इस लॉ को तुम लोग लिख लेना या याद रख लेना, दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट लॉ एंड एक्टेड टू इम्प्लीमेंट आर्टिकल 24।
तो कुछ और भी जो है वो एक्ट जो है वो मतलब कॉलोनियल टाइम में 1938 में चिल्ड्रन एक्ट आया था, एंड फैक्ट्रीज एक्ट 1948, द माइंस एक्ट 1952। तो ये सारे जितने भी एक्ट्स हैं वो सप्लीमेंट करते हैं एंड इस एक्ट को और आर्टिकल 24 को इम्प्लीमेंटेशन में जो है हेल्प करते हैं। तो प्राइवेट इंडिविजुअल अगर वायलेट करे तो उसके लिए ये एक्ट बना हुआ है, ये लॉ बना हुआ है, तो इसके हिसाब से उसको फिर सजा दी जाएगी। तो जो चिल्ड्रन है, बच्चे जो हैं, वो किसी भी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में नहीं उनको एंगेज किया जा सकता, मतलब किसी भी एम्प्लॉयमेंट में एंगेज नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ कुछ मतलब ऐसे जो फैमिली बिजनेस होते हैं, मतलब अगर जैसे मतलब कोई 14 साल से कम का बालक है एंड उसकी फैमिली मान लो कोई शॉप चला रही है, ठीक है, तो क्या उसको वो शॉप पे बिठा सकते हैं? तो दैट इज अलाउड, ठीक है, 2016 में इसको अमेंड किया गया था, तो दैट इज अलाउड। लेकिन उसको तभी दुकान पे बिठाया जा सकता है जब जब उसका स्कूल टाइम नहीं हो, ठीक है, तो स्कूल जाना उसके लिए कंपलसरी है, स्कूल आवर्स में उसको नहीं बिठाया जा सकता। तो पढ़ाई लिखाई जो है उसका नुकसान नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से। तो फैमिली बिजनेस, ठीक है, तो फैमिली बिजनेस जो है, फैमिली बिजनेस इज अलाउड, ठीक है, तो फैमिली बिजनेस अलाउड है। लेकिन फैमिली बिजनेस भी ऐसा होना चाहिए, नॉन हजार्डस होना चाहिए, जैसे कोई किराना वराना की दुकान मान लो या फिर टी स्टॉल भी मान लो, तो दैट इज अलाउड, ठीक है, और नॉन हजार्डस होना चाहिए। एंड स्कूल आवर्स की पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो स्कूल आवर्स का ध्यान रखना है। फैमिली बिजनेस इज अलाउड। एंड ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जैसे तुम लोगों ने ये हैरी पॉटर वगैरह ये सारी पिक्चर वगैरह देखी होंगी तुम लोगों ने, तो तुम लोग सोच सकते हो कि ये भी एक तरीके से चाइल्ड लेबर, तुम लोग सोच सकते हो कि शायद ये भी चाइल्ड लेबर हो, तो दैट इज ऑल्सो अलाउड, ठीक है। तो इंटरटेनमेंट एंड जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, तो वहां पे अलाउड है, वहां पे भी सिमिलर जो है वो कंसेप्ट है कि स्कूल आवर्स, ठीक है, स्कूल आवर्स के स्कूल आवर्स में हम उनको एम्प्लॉय नहीं कर सकते, तो स्कूल आवर्स का यहाँ पे भी ध्यान रखना है। छुट्टियों में तुम जाएं, चाहे जितनी उनसे पिक्चर बनवाओ और जितना मतलब उनका भी जो है अधिकार है। तो स्कूल आवर्स में हम उन लोगों से कोई भी काम नहीं करवा सकते, ना ना फैमिली बिजनेस में, ना फिर ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। लेकिन स्कूल आवर्स के अलावा जितना भी अगर उनके पास टाइम बच रहा है, देन ये पिक्चर वगैरह हम लोग उनसे बनवा सकते हैं। तो हैरी पॉटर बनवाओ आराम से, नो प्रॉब्लम, छुट्टियों में। और एक और इसमें एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी शिवकाशी, जो कि शिवकाशी जो है तमिलनाडु में है, ये बहुत यहाँ पर मतलब पटाखे वटाखे जितने भी बनाए जाते हैं इंडिया में, जितनी भी मुर्गा छाप और जितने भी दिवाली पे तुम लोग जितने पटाखे यूज़ करते हो, वो ज़्यादातर यहीं पे बनाए जाते हैं, दैट इज शिवकाशी इन तमिलनाडु। अब ये जो पटाखे में जो बारूद भरा जाता है, मतलब जो मुर्गा छाप तुम लोग देखते हो कितनी पतली होती है, तो उस उस मतलब उस पटाखे में, उस मतलब मुर्गा छाप में बारूद भरने का काम कौन करता है? बारूद भरने का काम ये बच्चे लोग करते हैं, ठीक है? तो ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ थी। एंड इनके हाथ में बहुत मतलब बारूद लगा हुआ होता था एंड तरह-तरह के केमिकल्स। तो ये जो चीज़ है वो बहुत ही बुरी प्रैक्टिस हो रही थी, इतने सारे प्रोविज़न्स होने के बाद भी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके लिए फिर एमसी मेहता जो होते हैं वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में एंड उस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, फिर जो शिवकाशी में जितनी भी चाइल्ड लेबर जिनको यहाँ पे एम्प्लॉय किया जा रहा था, उनको ये राइट्स दिलवाते हैं कि उनको इनका जो एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है एंड दैट इज नॉट अलाउड। तो एमसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये केस तुम लोग याद रख सकते हो इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल 24। तो यहाँ पे फिर इनको कुछ राइट्स मिल गए एंड जो इनसे पटाखे वटाखे में बारूद भरवाया जा रहा था वो काम बंद हुआ। तो ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है, अब हम जो है अब हम बढ़ेंगे रिलीजियस राइट्स पे, ठीक है। तो ये सारे जितने भी तुम लोग करते जा रहे हो उनको ढंग से याद रखना, एंड चाहो तो अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो वी विल मूव टू रिलीजियस राइट्स, ठीक है। तो रिलीजियस राइट्स जो है वो अपने संविधान में आर्टिकल 25 से लेके 28 तक है, ठीक है। तो चलते हैं आर्टिकल 25 के ऊपर। तो आर्टिकल 25 की बात करते हैं, दैट इज फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है। कॉन्साइंस क्या होता है? अंतरात्मा, ठीक है। तो तुम पूरी तरीके से आजाद हो, जो तुम्हारी अंतरात्मा कह रही है, तो तुम्हें किसी की पूजा करनी है या किसी की पूजा नहीं करनी, तुम्हें साइंस पे बिलीव करना है, जो जो भी तुम्हारा फेथ हो, जो करना है तुम्हें वो कर सकते हो, ठीक है। तो जो तुम्हारे अंतरात्मा की आवाज है, उसके लिए तुम लोग पूरी तरीके से स्वतंत्र हो और तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है। तुम लोग कोई भी रिलीजन बनाओ या फिर किसी जो पहले से ही बना हुआ रिलीजन है उसको प्रैक्टिस करना चाहते हो, प्रोपेगेट करना चाहते हो, प्रोफेस करना चाहते हो, जो करना चाहते हो तुम लोग उसके साथ करो, तुम लोग पूरी तरीके से अलाउड हो। लेकिन यहाँ पे कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, ठीक है। तो
पूरी तरीके से अलाउड नहीं हो तुम लोग, ठीक है। तो रिलीजन के नाम पे तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो काफी कुछ चीजें तुम लोग कर सकते हो, लेकिन याद रखिए, नो राइट इज अनलिमिटेड राइट, ठीक है। तो कोई भी जो राइट है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है। उसके उस पे सरकार जो है वो कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाएगी, क्योंकि फिर तुम लोग आपे से तुम लोग बाहर हो जाते हो, एंड फिर जो है अनवांटेड चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं हमें समाज। तो रिलीजन के नाम पे तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। तुम लोग साइंस में बिलीव करना चाहते हो, साइंस में बिलीव करो। तुम नास्तिक रहना चाहते हो तो तुम नास्तिक रह सकते हो। ये सब अपने आर्टिकल 25 में दिया हुआ है। तुम्हें मूर्ति पूजा करनी है, तुम मूर्ति पूजा करो। तुम्हें नमाज पढ़नी है, तुम नमाज पढ़ो। तुम्हें किसी और की पूजा करनी है, नदी की पूजा करनी है, नदी की पूजा करो। पेड़ की पूजा करनी है, पेड़ की पूजा करो। तो जो भी तुम करना चाहते हो वो सब कुछ अलाउड है आर्टिकल 25 के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजों का ध्यान रहे। एक तो पब्लिक ऑर्डर, भाई पब्लिक ऑर्डर जो है वो किसी तरीके से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मॉरलिटी, ठीक है। तो मॉरलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब तुम कोई भी रिलीजन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें मॉरलिटी होनी चाहिए। मॉरलिटी का ख्याल रखें कि मॉरलिटी किसी भी तरीके से हैम्पर नहीं होनी चाहिए। तो मॉरलिटी तो ये तो मतलब समझ में ही आना चाहिए कि मॉरलिटी तो होनी चाहिए भाई। मॉरलिटी एंड हेल्थ, ठीक है। तो मॉरलिटी एंड हेल्थ दोनों चीजें, मतलब कोई ऐसी ऐसा चीज मत करना है कर बैठना कि मॉरलिटी एंड हेल्थ उससे कॉम्प्रोमाइज हो जाए, ठीक है। एंड द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। अब ये जो लाइन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट मतलब, ठीक है, तुम लोग जितनी भी काम कर रहे हो तो उसमें तुम लोग ऐसा मत कर बैठना कि तुम इस पार्ट का मतलब क्या है यहाँ पे। इस पार्ट का मतलब ये है, कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो पार्ट है, मतलब फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है। तो तुम लोग कोई भी काम करो, किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करो, प्रोफेस करो और प्रोपेगेट करो, लेकिन कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं होना चाहिए इस पार्ट का, ठीक है। तो जितने भी हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे अब तक, उनमें से कोई वायलेट नहीं होना चाहिए तुम्हारा ये काम करने के थ्रू, ठीक है। So all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate any religion, ठीक है। तो तुम लोग प्रोफेस करो, प्रैक्टिस करो, प्रोपेगेट करो, लेकिन कोई भी राइट जो है वो दिए हुए हैं वो किसी व्यक्ति के वो वायलेट नहीं होने चाहिए। एंड मोरालिटी और हेल्थ इसका ध्यान रहे, और पब्लिक ऑर्डर का भी ध्यान रहे। तो ये सारे जो थे वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस थे जो सरकार मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन ने लगाए हुए हैं हम पर। अब हम लोग सब क्लॉज 2 पे बढ़े तो वो क्या कहता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law regulating or restricting any economic, financial, political or the secular activity which may be associated with religious practice, ठीक है। तो स्टेट जो है वो रेगुलेट कर सकती है, रेस्ट्रिक्ट कर सकती है तुम्हारी कोई भी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और कोई सेकुलर एक्टिविटी, चाहे वो रिलीजियस प्रैक्टिस से ही रिलेटेड क्यों ना हो, ठीक है। तो रेगुलेट और रेस्ट्रिक्ट जो है वो स्टेट कर सकती है, दैट इज अलाउड। सरकार जो है तुम्हारी जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उनको उनमें मतलब थोड़ा बहुत झांक सकती है, एंड रेगुलेट एंड रेस्ट्रिक्टिंग दिस इज अलाउड। और एंड सब क्लॉज बी के हम लोग बढ़े हैं तो दैट इज प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म्स और द थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ अ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ द हिंदूज, ठीक है। तो ये जो सब क्लॉज है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पहले ऐसा होता था कि सर्टेन कम्युनिटीज को मंदिरों में जो जाना था वो अलाउड नहीं था, तो उनके जो मंदिर में जाने के लिए जाना नहीं दिया जाता था कुछ सर्टेन कम्युनिटीज को या फिर औरतों को। तो इस सब क्लॉज में क्या रखा गया कि जो हिंदू टेम्पल्स हैं उनको थ्रो ओपन किया जा सकता है फॉर ऑल सेक्शंस, क्लासेस, सेक्शंस ऑफ द हिंदूज, ठीक है। तो सबके लिए उनको पब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। किसी मतलब कोई ऐसा हिंदू मंदिर है जहाँ पे किसी कम्युनिटी को नहीं जाने दिया जा रहा है, तो स्टेट जो है वो उसको अपने अंडर ले लेगी, एंड उसको पब्लिक जो है वो डिक्लेयर कर देगी, और फिर वहां पर कोई भी सेक्शन, कोई भी क्लास ऑफ हिंदू जो है वो जाने के लिए अलाउड है, ठीक है। तो स्टेट के अंडर आ जाएगा, तो स्टेट के अंदर तो भाई फिर कोई भी रिलीजियस और फिर कोई मतलब ऐसी क्लासेस का जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो है वो सब क्लॉज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सर्टेन कम्युनिटीज को नहीं जाने दिया जाता था पहले। तो इसके थ्रू हिंदू कोई टेम्पल है तो उसको ओपन किया जा सकता है फॉर एवरी पब्लिक, ठीक है। तो ये तुम लोग ध्यान रखना। तो ये सारा था आर्टिकल 25 में। एक बार फिर से हम लोग बात करें तो हम लोग जो है मतलब कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपनी कंसाइज की आत्मा सुन सकता है, कॉन्साइंस की, एंड फ्री प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ एनी रिलीजन जो है वो कर सकता है, ठीक है। और कुछ रेस्ट्रिक्शंस हम लोगों ने देखे, एंड थ्रोइंग ओपन ऑफ अ हिंदू टेम्पल देखा। एंड फिर हम लोग आर्टिकल 26 की ओर बढ़ेंगे, दैट इज फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है। तो पिछला वाला जो आर्टिकल था वो फोकस कर रहा था ऑन इंडिविजुअल, और ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 26 जो है वो फोकस करेगा ऑन ग्रुप, ठीक है।
ये ग्रुप की ओर फोकस करेगा, और पिछला वाला जो था वो इंडिविजुअल पे फोकस कर रहा था। सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर रिलीजियस डिनोमिनेशन की बात हो रही है। तो रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या होता है? रिलीजियस डिनोमिनेशन की डेफिनेशन यहाँ पे हम लोग देखें तो रिलीजियस डिनोमिनेशन कोई ऐसा ग्रुप होता है, ठीक है, ऐसा ग्रुप जो कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करता है, एंड ठीक है, और पहली बात तो ग्रुप होना चाहिए, और वो जो है वो पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर रहा होता है, और उसके मानने वाले लोग होने चाहिए, एंड उनकी कुछ अलग जो है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, तो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस होनी चाहिए उन लोगों की। ठीक है, तो कोई ऐसा रिलीजियस ग्रुप है, मतलब रिलीजियस ग्रुप के अंदर भी, मतलब किसी एक रिलीजन के अंदर भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो रिलीजियस डिनोमिनेशन जैसे मुस्लिमों में शिया सुन्नी तुम लोगों ने देखा होगा, तो शिया सुन्नी जो है वो रिलीजियस डिनोमिनेशन है। ठीक है, रिलीजन नहीं है, रिलीजियस डिनोमिनेशन है इन इस्लाम। ठीक है, वैसे ही हम तुम लोग हिंदू में वैष्णविज्म हम लोग देखते हैं, शैविज्म देखते हैं। सो दैट आर द रिलीजियस डिनोमिनेशन, उनकी वो जो है वो किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं, और कुछ जो है उनका पूरा ग्रुप बना हुआ है, और उनकी कुछ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। ठीक है, कि जैसे वैष्णविज्म वाले जो हैं वो विष्णु भगवान को पूजा करेंगे, एंड शैविज्म वाले जो हैं वो शिव जी की पूजा करेंगे। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक्स हो गए एंड ऑर्थोडॉक्स हो गए, और कैथोलिक्स, ऑर्थोडॉक्स और प्रोटेस्टेंट, मतलब जो भी होता है इनका, तो ये इनके रिलीजियस डिनोमिनेशन हो गए। तो इन रिलीजियस डिनोमिनेशन को कुछ राइट्स जो हैं वो दिए हुए हैं अंडर आर्टिकल 26। तो यही जो कहने का मतलब था कि ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 26 जो है वो ग्रुप पे फोकस करता है। ठीक है, तो ग्रुप को राइट्स देता है ये। ठीक है, तो ये राइट्स देगा ग्रुप को, और क्या क्या राइट्स देगा कि वो अपने इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। ठीक है, तो वो अपने स्टेबल इंस्टीट्यूशन जो है वो स्टैब्लिश कर सकते हैं, लेकिन कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी दी गई हैं, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। ठीक है, तो पिछले वाले में, तो इस वाले आर्टिकल में हम लोगों ने पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस इन दिस ऑफ दिस पार्ट देखा था। ठीक है, इसमें जो है अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो है वो पिछले वाले जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिल रहे थे उनका वायलेशन जो है वो संभव है। तो ये जो है वो बहुत ही ज्यादा डीप बात है, एंड हर तुम्हें यूट्यूब वीडियो में ये सारी चीजें तुम्हें शायद नहीं मिल रही हूँ। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारे पिछले जो राइट्स हैं, मतलब जितने भी इक्वालिटी के राइट्स हो गए तुम्हारे, और मतलब अनटचेबिलिटी के राइट्स हो गए, राइट टू फ्रीडम, मतलब जितने भी राइट्स हैं, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि उनका वायलेशन जो है वो संभव है यहाँ पर। रिलीजियस डिनोमिनेशन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो है वो कम है पिछले वाले आर्टिकल से, तो उस पर तुम लोग ध्यान रखना। एंड फिर रिलीजियस डिनोमिनेशन को यहाँ पर जो मेन मुद्दे की हम लोग बात करें, उनको फ्रीडम मिलती है कि वो अपना कोई भी इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, और अपने अफेयर्स जो हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो तो तुम लोगों को देख के समझ में आ रहा होगा। तो ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी वगैरह वो लोग खरीद सकते हैं एंड एक्वायर कर सकते हैं, फिर उस पर कुछ बना सकते हैं, अपने मैटर अफेयर्स वगैरह चला सकते हैं। तो इसमें इन लोगों को ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी एंड हेल्थ का। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेट सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो ये सारी चीजें जो है वो कर सकती है रिलीजियस डिनोमिनेशन। रिलीजियस डिनोमिनेशन हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन देख ली कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब रिलीजियस डिनोमिनेशन जो है वो डिसाइड कौन करता है कि ये जो है पर्टिकुलर रिलीजियस डिनोमिनेशन है या नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। ठीक है, तो इसमें एक डॉक्ट्राइन का यूज होता है। ठीक है, तो डॉक्ट्राइन जो है वो क्या होता है? बेसिकली ख्याल। तो डॉक्ट्राइन इसमें कौन सा यूज होता है? दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी। ठीक है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी इसमें यूज होता है। इसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिसाइड करता है कि तुम्हारी जो पर्टिकुलर प्रैक्टिस है वो एसेंशियल एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस देखते हैं, दैट इज सबरीमाला केस। तो सबरीमाला केस में तुम लोगों को याद होगा कि वुमेन्स की एंट्री जो है वो अलाउड नहीं थी। अब वुमेन्स की एंट्री इसमें अलाउड क्यों नहीं थी? क्योंकि सबरीमाला की जो डाइटी है, डाइटी की स्पेलिंग भाई देख लेना, गलत भी हो सकती है। तो सबरीमाला के जो मेल जो डाइटी थे उनको मतलब ऐसा माना जाता था कि जो कि लॉर्ड अयप्पा थे। ठीक है, तो लॉर्ड अयप्पा जो हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, तो उनकी उस उनके ब्रह्मचर्य का मतलब वो रखने के लिए, तो उनके इस ब्रह्मचर्य का पालन रखने के लिए मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स को यहाँ पे आना अलाउड नहीं था। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स को जाना अलाउड नहीं था इन द सबरीमाला टेम्पल। तो
इसलिए वुमेन्स को यहाँ पे जाना अलाउड नहीं था। तो इसके खिलाफ जो है वो कुछ वुमेन्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाती हैं एंड फिर कहती हैं कि दिस इज द वायलेशन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है एंड ये जो है नहीं होना चाहिए वुमेन्स को। ये पर्टिकुलरली हमारे आर्टिकल 15 का वायलेशन हो रहा है, आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, राइट टू इक्वालिटी का राइट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमारे साथ, अनटचेबिलिटी की जा रही है हमारे साथ, तो आर्टिकल 17 का भी वायलेशन है। तो इसके लिए जो है वुमेन्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाती हैं एंड सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसाइड होता है, सुप्रीम कोर्ट की 2018 में इसका जो है वो केस हुआ एंड इसमें 4/1 का जो है वो डिसीजन हुआ। मतलब 4 लोगों ने कहा कि वुमेन्स को अलाउ होना चाहिए यहाँ पे जाना एंड एक लोग जो है उसने मना किया कि वुमेन्स को यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लॉर्ड अयप्पा जो है उनका जो ब्रह्मचर्य है वो जो है वो एक तरीके से खंडित हो जाएगा अगर मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन्स जो है, मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन्स को यहाँ पे माना गया 10 साल से 50 साल की जो महिलाएं हैं उनको उनका जाना जो है वो यहाँ पर अलाउड नहीं था। और ये जो है वो एक एक्ट के थ्रू हो रहा था, दैट इज केरला हिंदू प्लेसेस पब्लिक वर्शिप रूल्स, ठीक है। तो ये जो एक्ट था उसके थ्रू इनका जो जाना था वो अलाउड नहीं था, ठीक है। तो केरला हिंदू प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप एक्ट जो था उसके थ्रू वुमेन्स का जाना यहाँ पे अलाउड नहीं था। तो इस केस के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए लोग एंड तो यहाँ पर ये डिसीजन हुआ कि उनको अलाउ किया जाना चाहिए। आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें चंद्रचूड़ साहब भी थे एंड तो ये 4-1 से ये डिसीजन लिया गया। हालांकि इस डिसीजन पे बहुत ही कंट्रोवर्सी हुई एंड कुछ लोग अभी भी मतलब ये मानना चाहते हैं कि ये जो वुमेन्स को है जो अलाउड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो लॉर्ड अयप्पा हैं जो कि यहाँ पे जिनकी पूजा की जाती है उनको उनका मतलब उनकी जो है जो अपना उनका वो जो भी ब्रह्मचर्य है वो जो है वो वायलेट हुआ इस सारी चीजों से। तो अभी भी इसके मतलब इस पे एक विचार चल रहा है कि इस पे दोबारा से कोई फैसला लिया जाए। तो यहाँ पर एक बड़ी बेंच जो है वो बिठाई बिठाई जाएगी, ऐसा डिसीजन हुआ है। इसको दोबारा से रिकंसिडर किया जाएगा इस डिसीजन को, ठीक है। तो सबरीमाला केस में मतलब ये जो सारी चीजें थी। तो आई थिंक ये सबरीमाला केस तुम्हें समझ में आ गया होगा एंड रिलीजियस डिनोमिनेशन तुम्हें समझ में आया होगा कि कोई रिलीजियस ग्रुप के अंदर कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें कोई एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो हो रही है तो वो जो है वो रिलीजियस डिनोमिनेशन माना जाएगा एंड रिलीजियस डिनोमिनेशन के कुछ फिर ये इतने सारे राइट्स मिल जाएंगे। वो कोई अपना इंस्टीट्यूशन खोल सकता है, अपने रिलीजियस अफेयर्स जो हैं उनको मैनेज कर सकता है, इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी ओन कर सकता है, एक्वायर कर सकता है, एडमिनिस्टर कर सकता है। तो ये सारी जो सिंपल बातें हैं वो तुम लोग समझ गए होंगे एंड पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी एंड हेल्थ का ख्याल रहे। और पिछले वाले आर्टिकल और इस आर्टिकल की बात करें तो पिछला वाला आर्टिकल जो है वो इंडिविजुअल पे फोकस कर रहा था, ये ग्रुप पे फोकस कर रहा है। उस वाले आर्टिकल में जो मतलब पिछले फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वो वायलेट नहीं होने चाहिए और इस वाले में उनके वायलेशन की बात नहीं की जा सकती है, तो उनको वायलेट जो है वो शायद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो रेस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं है, तो फंडामेंटल राइट्स पिछले वाले वायलेट हो सकते हैं वाइल एक्सरसाइजिंग दिस फंडामेंटल राइट। तो ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल वाली चीज़ें थी और बाकी सबरीमाला केस हम लोगों ने देखा। अब हम लोग पढ़ेंगे, तो अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 27 की ओर, जो कि है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो हम लोग इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं तो कुछ ऐसे टैक्सेस लगाए जाते थे, रिलीजियस टैक्सेस लगाए जाते थे, जैसे जजिया कर हो गया एंड और भी बहुत सारे कर वगैरह थे। तो जजिया कर वगैरह ये सारी जो चीजें हैं उसको जो है फ्री कर दिया गया है। मतलब कोई भी ऐसा ऐसा कर जो है वो स्टेट नहीं लगाएगी जिससे किसी एनी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोशन मिल रहा हो, ठीक है। तो जजिया कर से अल्टीमेटली किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोशन मिल रहा था पुराने टाइम में। तो ऐसे कर जो है वो स्टेट अब जो है नहीं लगा सकती और ये सारी जो चीजें हैं वो इस आर्टिकल में दी हुई हैं। तो इसको भी हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ें तो नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस, ठीक है। कोई भी पर्सन है वो उसको जो है उससे टैक्स नहीं लिया जा सकता जब proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination, ठीक है। मतलब किसी इंडिविजुअल से ऐसा टैक्स नहीं लिया जा सकता जिसके थ्रू कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन या फिर रिलीजन जो है उसका प्रमोशन हो रहा हो या फिर मेंटेनेंस हो रहा हो उस टैक्स के थ्रू। तो यहाँ पर एक जो व्यक्ति थे वो काफी ज्यादा नाराज हुए इस बात को लेके। एक फिर केस हुआ दैट इज प्रफुल्ल गुराड़िया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इन्होंने केस किया स्टेट के खिलाफ कि ये जो तुम लोग यहाँ पर जो है तुम लोग आर्टिकल 27 का वायलेट कर रहे हो। जब तुम लोग हज सब्सिडी वगैरह देते हो, ठीक है, तो हज सब्सिडी में क्या होता है
जो लोग हज करने जाते हैं तो उनको कुछ सब्सिडी दी जाती थी। तो ये प्रफुल्ल गुराडिया साहब ने कहा कि ये तो आर्टिकल 27 का वायलेशन है, हमारे जो टैक्स पेयर्स मनी है वो हज सब्सिडी में जा रहा है, दैट इज प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा जो स्टेट है दैट इज वेलफेयर स्टेट, ठीक है। तो वेलफेयर स्टेट है हमारा, तो इसलिए हम जो है इसको अलाउ करते हैं। तो हज सब्सिडी इस अलाउड कर दी गई, क्योंकि हज सब्सिडी में क्यों अलाउ की गई, क्योंकि हम लोग वेलफेयर की सोच रहे हैं एंड टैक्स पेयर्स का पर्टिकुलर एक बहुत बड़ा सेगमेंट नहीं जा रहा है इसमें हज सब्सिडी देने में, तो इसलिए ये सारी चीजें अलाउ की गई। तो हज सब्सिडी हो गई। और मतलब तुम लोग कुंभ वगैरह मेला में भी देखते हो, तो वहां पे सब इंतजाम किसका होता है, सरकार का होता है, जितनी भी सिक्योरिटी है यहाँ पर, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, और अच्छी तरीके से वो फंक्शन करे। कुंभ कुंभ का मेला हो गया, या फिर मतलब कुंभ मेला हो गया, या फिर और भी जितने रिलीजियस मतलब जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, वहां पर जो है स्टेट का इन्वॉल्वमेंट जो है वो तो नेसेसरी होना ही है। तो टैक्स पेयर मनी तो जाना है, लेकिन बहुत बड़ा सेगमेंट नहीं जाएगा उसमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो ये सारी जो चीजें हैं वो अलाउड है। सरकार जो है वो चाहे तो आज सब्सिडी दे भी सकती है, एंड कुंभ का मेला जो है वो पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज करवाने की जिम्मेदारी भी किस पे है, सरकार पे है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो अलाउड हैं। यहाँ पर हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे किसी रिलीजन्स के साथ, ठीक है। तो हम लोग जो है वो हर रिलीजन को प्रमोट करते हैं, ऐसा हम लोगों ने ऐसा संविधान बनाया है, और हमारी सरकार भी यही चाहती है कि सारे रिलीजन्स को प्रमोट किया जाए, और सारी जो चीजें हैं वो एकता और ये सारी चीजें जो है वो बनी रहें। तो पर्टिकुलरली हम किसी रिलीजन को फेवर नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग सारे रिलीजन्स के लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट जो है वो हम लोग दे सकते हैं, ताकि उनका प्रमोशन हो और एक तरीके से अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो बना रहे। तो ये हज सब्सिडी को अलाउड कर दिया गया इन प्रफुल्ल गुराड़िया केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये तुम लोग ध्यान रखना। सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ टैक्स पेयर्स मनी जो है वो नहीं जाना चाहिए किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए, ठीक है। तो सब्सटैंशियल पार्ट नहीं जा रहा था, तो इसलिए ये जो है वो अलाउड था। तो यहाँ पे हम लोग आर्टिकल 28 की ओर बढ़े, जो कि है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। समझ में कुछ आया होगा समझ में कुछ आया नहीं होगा, लेकिन समझाने का प्रयास जो है वो मैं कर। उसके लिए एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि ये एक पर्टिकुलर कॉलेज है, ठीक है। अगर ये मतलब जो है पूरी तरीके से स्टेट इसको ओन कर रहा है, ठीक है, पूरी तरीके से सरकारी कॉलेज है ये, पूरी तरीके से सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो इसमें कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो देना जो है वो अलाउड ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम लोग किसी को नहीं बोल सकते कि तुम ये मंत्र का जाप करो, या फिर तुम ये करो, ये पर्टिकुलर रिलीजियस प्रैक्टिस करो। तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या होता है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जैसे मतलब पर्टिकुलरली मैंडेटरी कुछ डॉगमा वगैरह होते हैं कि ये पूजा करनी है तुम्हें, या फिर ये इस तरीके से नमाज पढ़नी है। तो ये जो है रिलीजियस डॉगमास जो होते हैं वो अलाउड जो है वो नहीं है इन सरकारी इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो सरकारी जितने भी विद्यालय होंगे या फिर विश्वविद्यालय, तो इनमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना जो है वो पूरी तरीके से अलाउड नहीं है। तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो हम लोग नहीं दे सकते अ, अगर कोई रिलीजियस जो है वो होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स है, ठीक है। तो स्टेट का कोई रिलीजियस स्टेट का कोई अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, देन उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो हम लोग नहीं दे सकते, ठीक है। तो लेकिन हम लोग पढ़ा सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो पढ़ाना इज अलाउड। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि तुम्हारे जो टेक्स्ट बुक थी उसमें रामायण था, महाभारत था, और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिस जो मतलब रिलीजियस को पढ़ा रही थी। तो रिलीजन को पढ़ाना इज अलाउड, लेकिन रिलीजन इंस्ट्रक्शन देना अलाउड नहीं है कि ये तुम पर्टिकुलर प्रैक्टिस करो। तो दैट इज नॉट अलाउड इन सरकारी विद्यालय, ठीक है। तो यहाँ पे अभी सरकारी विद्यालय और विश्वविद्यालय की बात हो रही है, ठीक है। तो सब क्लॉज 2 इसका क्या कहता है, सब क्लॉज 2 इसका कहता है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो दिए जा सकते हैं इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि मतलब कोई उसको कोई रिलीजियस ट्रस्ट जो है उसको और मतलब ओन करता है, ठीक है। तो ऐसे तुम लोगों ने बहुत सारे मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट देखे होंगे जो जो कि जिसको मतलब कोई रिलीजियस जो है ग्रुप जो है वो ओन करता है, ठीक है। तो वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना अलाउड है। और ऐसे इंस्टीट्यूशन मतलब सरकार में उनकी कुछ फंडिंग भी आती है, ठीक है। तो सरकार उनको फंड दे रही है, एंड लेकिन जो ओनर है उसका वो उसका कोई रिलीजियस ग्रुप है, ठीक है। तो वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना अलाउड है, लेकिन उनको फॉलो करना जो है वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो सरकार की अगर फंडिंग आ रही है और सरकार उसको चला रही है, लेकिन ओनर इसका कोई रिलीजियस ग्रुप है, तो वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना अलाउड है, लेकिन जो है फॉलो करना दैट इज नॉट मैंडेटरी। सब क्लॉज 3 को इसको हम लोग पढ़े हैं, तो दैट इज नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन recognized by state or receiving aid out of state funds shall be required to take any
पार्ट इन एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो स्टेट की फंडिंग आ रही हो तो वहां पर कोई पर्सन को वहां पे रिलीजियस प्रैक्टिस करना जो है वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। दैट मे बी इम्पार्टेंट इन सच इंस्टीट्यूशन, तो वहां पे की जा सकती है, ठीक है। तो मे बी वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो दिया जा सकता है, लेकिन उसको फॉलो करना जो है वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। और अटेंड एनी रिलीजियस वर्शिप दैट मे बी conducted in such institution or in any premises attached thereto, unless such a person, or if such person is a minor, his guardian has given his consent there, ठीक है। तो अगर मतलब वहां पे मतलब कोई ऐसी संस्थान है जो तुम्हारी जो इसको मतलब कोई रिलीजियस ग्रुप जो है वो ओन करता है, तो वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन तुम्हें दिए जा सकते हैं, दैट इज अलाउड। बट वो तुम्हारे ऊपर है, तुम उसको फॉलो कर रहे हो या नहीं फॉलो कर रहे हो। लेकिन अगर तुम लोग माइनर हो, यानी कि 18 साल से कम के हो, देन तुम्हारे पेरेंट्स का जो है वो कंसेंट होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर रिलीजियस प्रैक्टिस ये हमारा बालक करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो वहां पर अब तुम लोग आई थिंक आर्टिकल 28 को जो है वो अच्छे से समझ चुके होगे, एंड 27 को तुम लोगों ने देखा, 28 तुम लोग समझ चुके हो। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स पे, जो कि हमें आर्टिकल 29 और 30 के थ्रू दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 29 की, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है। तो माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 29। तो यहाँ पे माइनॉरिटीज को एग्जैक्टली डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन क्या दिया गया है, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, ठीक है, रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शेल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम, ठीक है। तो उसको जो है वो ये राइट रहेगा, अगर कोई सेक्शन एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, ठीक है। तो माइनॉरिटी को यहाँ पे क्या कहा गया है, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, ठीक है, जो कि भारत में कहीं पे रह रहा हो, जो कि भारत में रह रहा हो और भारत के किसी पार्ट में रह रहा हो, उसका अगर कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, उसकी कोई अलग लैंग्वेज है, उसकी कोई अलग स्क्रिप्ट है, उसका कोई अलग कल्चर है, तो उसको वो प्रिजर्व कर सकता है, कंजर्व कर सकता है, उसके पास ये राइट है अंडर आर्टिकल 29, ठीक है। तो आर्टिकल 29 का यूज करके वो अपनी डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को जो है वो कंजर्व कर सकता है, तो वो पूरी तरीके से अलाउड है, ठीक है। सो दैट इज अलाउड। एंड माइनॉरिटीज का डिसीजन जो है वो कौन लेता है, माइनॉरिटीज मतलब कौन सी कम्युनिटी जो है वो माइनॉरिटीज में आएंगी, ये जो है डिसाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डिसाइड करती है कि कौन सी कम्युनिटीज जो है वो माइनॉरिटी में आएंगी। तो अभी जो है माइनॉरिटीज में कौन कौन आता है, मुस्लिम्स आते हैं, सिख आते हैं, अपने जो मतलब गवर्नमेंट ने जो मतलब बताया है उसमें मुस्लिम आते हैं, सिख आते हैं, एंड तुम्हारे क्रिश्चियन हो गए, एंड बुद्धिस्ट, एंड जैन हो गए, एंड जोरोस्ट्रियन, जोरोस्ट्रियन मतलब पारसी लोग, ठीक है। तो ये 6 कम्युनिटीज जो है वो डिसाइड की गई हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि माइनॉरिटी कैटेगरी में फॉल करती हैं। तो मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ये क्या था भाई, क्रिश्चियन हो गए, बुद्धिस्ट लोग हो गए, जैन हो गए, पारसी। तो ये 6 कम्युनिटीज जो है वो माइनॉरिटी में आती हैं, और माइनॉरिटी कौन डिसाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है। तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी हु कम्स इन माइनॉरिटी, तो उनके पास राइट है, वो अपनी डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर जो है उसको कंजर्व कर सकते हैं। अब सब प्लस टू इसका क्या कह रहा है, रिलीजन्स, रेस, कास्ट, सेक्स, लैंग्वेज और मतलब इन सारी चीज़ों के बेसिस पे तुम्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो है एडमिशन जो है वो डिनाई नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट और रिसीविंग एड out of the state funds on the grounds only of religion, race, caste, language और any of that, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बेसिस पे तुम्हारा एडमिशन जो है वो नहीं रोका जा सकता किसी सरकारी संस्थान में, या फिर कोई ऐसा संस्थान जो सरकार की सहायता प्राप्त कर रहा हो। सो दैट वाज आर्टिकल 29, जिसमें मतलब माइनॉरिटीज को अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर जो है वो कंजर्व करने का राइट मिला। अब वो कंजर्व कैसे करेंगे उसको, हाउ दे विल डू दैट, तो इसके लिए है आर्टिकल 30, ठीक है। तो आर्टिकल 30 जो है वो बता रहा है कि वो अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को, अपनी स्क्रिप्ट को जो है वो कैसे कंजर्व करेंगे, ठीक है। तो हाउ वी दे विल डू दैट, दिस इज एक्सप्लेन्ड इन आर्टिकल 30, जो कि है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो वो अपने मदरसे खुलवाएंगे, अपने गुरुद्वारे मतलब जहाँ पे उनकी शिक्षा दी जाती है, खालसा स्कूल खुलवाएंगे, एंड आश्रम वगैरह। तो ये सारी जो चीजें हैं वो कर सकते हैं माइनॉरिटीज जो है वो अपनी डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज, कल्चर, जो भी स्क्रिप्ट वगैरह है उनको प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। तो आर्टिकल 30 जो है वो बता रहा है कि वो कंजर्व कैसे करेंगे। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तुम लोग खुलवा सकते हो, अलाउड है, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, ठीक है। तो ये काम वो लोग कर सकते हैं।
अब सब क्लॉज 1A जो है वो क्या कहता है, इसका मतलब अगर मतलब तुम्हारा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन खुला हुआ है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो पर्टिकुलर माइनॉरिटी कम्युनिटी का, अगर उसकी जमीन को सरकार एक्वायर करती है तो उसके लिए कुछ लॉज वगैरह हैं कि इतना उसको अमाउंट देना पड़ेगा, एंड ये सारी जो चीजें हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो इस सब क्लॉज में दी हुई है, तुम लोग चाहो तो पढ़ सकते हो। अगर एक्विजिशन उसका कम करना है प्रॉपर्टी का, तो वो कैसे होगा और कैसे नहीं होगा, तो पर्टिकुलर अमाउंट उसको देना पड़ेगा। एंड तो ये जो सारी चीजें हैं जो हैं वो तो ये सारी चीजें जो है वो सब क्लॉज 1A में है। तो सब क्लॉज 2 जो है वो क्या कह रहा है, सब क्लॉज 2 जो कह रहा है, सब क्लॉज 2 कह रहा है कि स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। ठीक है, रिलीजन और लैंग्वेज के बेस पे वो डिसीजन डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी इन ग्रांटिंग एड। ठीक है, तो जब जो सहायता स्टेट देती है, जो पैसे वगैरह स्टेट देती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, तो उसमें वो लोग ये देख के नहीं देंगे कि ये किस कम्युनिटी का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, मदरसा है या फिर आश्रम है या फिर खालसा स्कूल है। तो इन सारी चीज़ों पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं की होगा, और जो एड जो है वो उसी हिसाब से ग्रांट किए जाएंगे बिना डिस्क्रिमिनेशन के। तो ये सब क्लॉज 2 जो है वो कहता है। अब बाकी हम लोग अगले जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 31, 32, 33, 34, 35, ये हम लोग अगली वीडियो में देख रहे होंगे। और बाकी वीडियो में कोई मिस्टेक हुई हो या फिर आपको कुछ सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और कहीं से नया है इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए ना। और कोई भी वीडियो में अगर कोई डाउट हो या फिर तुम लोग कुछ भी सुझाव देना चाहते हो तो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम। एंड आई थिंक ये सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।